Rajesh Deojare sir, and in this video we are going to study conjunctions. आपको पता है कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजंक्शन जो है इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब कि शब्दों की जातियों में एक है कंजंक्शंस. You are aware that there are 8 parts of speech in English language, and those 8 parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions and interjections. तो ये 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से एक कंजंक्शंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयान्वयी अव्यय, वो कंजंक्शंस या मराठी में भी उसे उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं, उसे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो कंजंक्शन मतलब होता क्या है? कंजंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इज नोन एज कंजंक्शन. मतलब कि ऐसा शब्द जो शब्दों को, मतलब कि दो से ज्यादा शब्दों को, सेंटेंस मतलब कि वाक्यों को, फ्रेजेस मतलब कि मुहावरे वगैरह है उनको, या फिर क्लॉजेस को मतलब कि सेंटेंस के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. ये कंजंक्शन को और एक नाम से शॉर्ट में पहचाना जाता है, उसे उसके काम से, जो हो गया जॉइनिंग वर्ड्स. जैसे कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, वर्ब को एक्शन वर्ड बोलते हैं, उसी तरीके से जो कंजंक्शन है उसे शॉर्ट में उसके काम से, क्योंकि ज्वाइन करता है करके, उसे जॉइनिंग वर्ड बोलते हैं. अब इंग्लिश में 3 प्रकार है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. पहला तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब ये 3 क्या है देखिए. पहला जो है, जो जितने भी कंजंक्शंस है इंग्लिश में, उन सभी कंजंक्शंस को इन 3 काइंड्स में, इन 3 प्रकारों में डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि अब हम अगर जनरली कंजंक्शन का हम जब नाम लेते हैं तो क्या होता है, कई सारे लोग एंड, बट, और, बिकॉज इनको कंजंक्शन बोलते भी है, और ये बहुत ही कॉमन कंजंक्शंस है. हम सेंटेंस में कई बार एंड का यूज करते हैं क्योंकि वो 2 नाम, मतलब कि 2 शब्द या फिर 2 वाक्यों को जोड़ता है. कॉमनली हम बिल्कुल कहीं भी यूज करते हैं. एंड मतलब कि और मतलब कि या, बट मतलब कि किंतु परंतु, बिकॉज मतलब कि कारण, देयरफॉर मतलब कि करके या इसलिए. तो ये जो है ये एक बेसिक, बहुत ही जनरल तरीके से यूज होने वाले कंजंक्शंस है, और ये सभी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं. कौन से कंजंक्शंस है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं वो हम देखेंगे. पहला तो है एंड, बट, और, नॉर, बोथ, फॉर, येट, सो, एटसेट्रा. मतलब कि इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं छोटे मोटे जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं. हमने जो जनरली मैक्सिमम तौर पर जो यूज होते हैं उन्हीं को इसमें फिलहाल बोर्ड पर लिखा हुआ है. तो एंड का मतलब होता है और. एक बार हम मतलब भी देख लेंगे, मीनिंग देख लेंगे हिंदी में. एंड जो आप सब जानते हैं, एंड का मतलब होता है और. बट मतलब कि अभी मैंने कहा किंतु परंतु. और मतलब कि या. नॉर मतलब कि नहीं, ये नेगेटिव टाइप का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. बोथ मतलब कि दोनों. फॉर मतलब कि इसलिए. येट मतलब कि तक. और सो मतलब कि करके. तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में जाने जाते हैं. दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब जो और एक चीज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो जनरली कंपाउंड सेंटेंस जो रहते हैं हमारे इंग्लिश में, उनमें जनरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उसके बाद के जो है, ये भी सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शन. ये मतलब कि जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसी तरीके से ये वाले भी है, बट ये सेंटेंस के बीच में वगैरह यूज इस तरीके से आते हैं. जैसे कि आफ्टर, ये प्रीपोजिशन टाइप के दिख रहे हैं आपको, पर ये प्रीपोजिशंस नहीं है, ये है कंजंक्शंस ही. आफ्टर, दैट, when, until, because, therefore, although, however, ये जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. इनमें से कुछ की हम मीनिंग देखेंगे. आफ्टर मतलब कि बाद में,
दैट मतलब कि अगेन करके वगैरह, करके, की, ऐसा वर्ड्स के लिए दैट यूज होता है। व्हेन मतलब कि जब या फिर तब, अंटिल, या क्योंकि व्हेन क्वेश्चन के रूप में अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह में ये व्हेन का मतलब होगा कब, पर हम जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो वही वर्ड जब या फिर तब इस मीनिंग के साथ आता है और वो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, करके उसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। अंटिल मतलब कि तक, अंटिल की जगह टिल भी लिखते हैं, TILL टिल भी लिखते हैं, वो भी सही है। बिकॉज मतलब कि कारण देने के लिए वो यूज होता है, जैसे कि करके या इस कारण, देयरफॉर मतलब कि इसलिए या करके, ऑल्दो, हाउएवर मतलब फिर भी, इस तरीके से ऐसा बोलना है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ कंजंक्शंस है जो इस कैटेगरी में यूज हो सकते हैं। या कभी कभार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से कुछ कंजंक्शन जैसे कि बिकॉज हो गया, देयरफॉर हो गया, ये कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग के रूप में भी कभी कभी यूज हो सकते हैं। और तीसरा जो फॉर्म है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पहचानना बहुत ही आसान है। किस तरीके से आसान है, क्योंकि आप अगर देखेंगे आपको ब्लैक बोर्ड पर ही दिखेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो सिंपल सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भी सिंगल वर्ड वाले हैं। अगर हमें जानना है तो या डिफरेंशिएट अगर करना है तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो एकदम ही नॉर्मल यूज, ये 100% फॉर्मूला, ये 100% ट्रिक के तौर पर तो नहीं, बट आप अगर कंफ्यूज बहुत ज्यादा है तो आप सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को जो है डिफरेंस करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो एकदम ही बेसिक तौर पर हम जो यूज करते हैं दोज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और जो कभी मतलब जो उतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोल सकते हैं। तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये संबंध दिखाने का काम करते हैं, जिसके नाम है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि संबंध, और ये जनरली जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उनमें यूज होते हैं कोरिलेटिव सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंस में जो यूज होते हैं वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो यूज होते हैं वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो एग्जांपल्स है वो देखिए, जैसे इसमें साफ ये पेयर में आते हैं। पेयर में मतलब कि दो वर्ड आएंगे, बीच में कोई तो भी शब्द आएंगे, जैसे कि एज, तो यहाँ पे एज के बीच में कुछ तो भी वर्ड्स आएंगे, मतलब कि ये पेयर में है। ये एज अकेला लिखे तो ये कंजंक्शन, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं बनेगा। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन तभी कहलाएगा जब एज दोनों एज का यूज होगा, दोनों के बीच में कुछ शब्द होंगे। सच दैट, बोथ एंड, पेयर में है बिल्कुल, बोथ एंड। इधर भी आपको दिखा, एक बोथ दिखा, एक एंड दिखा। कभी कभी बोथ एंड का यूज अगर सेंटेंस में इस तरीके से नहीं हो तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में बोल सकते हैं, बट अगर आप जनरली बोथ का यूज होता है तो सेंटेंस में एंड का भी यूज हमेशा होता ही है, तो हम इस बोथ एंड को एक साथ लेकर हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस ही कह सकते हैं। हम एक आध दो एग्जांपल लेंगे, पूरों के तो नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम जरूर लेंगे। उसके बाद आइदर और। आइदर और का मीनिंग कब, मतलब आइदर और का यूज कब यूज होता है कि जब आप दो चीजों के बारे में बोल रहे हो और दो में से एक ही संभव है, मतलब एक तो ये होगा या फिर वो होगा, समझ गए, तब आप आइदर और का यूज कर सकते हो। इसी के बिल्कुल अपोजिट, ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, ऐसा जब आपको बोलना है तो आप नाइदर नॉर का यूज कर सकते हो। आइदर और एंड नाइदर नॉर आर एग्जैक्टली अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब है सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि वो भी होगा, मतलब दो में से कोई भी एक ही चीज होगी तो आप यूज करेंगे आइदर और, दो में से दोनों नहीं हो सकते तो नाइदर नॉर, और दो में से दोनों होने वाले हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस है उनका यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे, मैं लिख के तो नहीं दिखाता पर मैं पढ़ के जरूर बताता हूँ कुछ सेंटेंसेस, जैसे जिनमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वरुण वेंट टू द टिकट काउंटर बट डिड नॉट गेट एनी टिकट। वरुण टिकट काउंटर पे गया, पर देखो टिकट काउंटर पे गया तो ऑब्वियसली उसे क्या होना चाहिए, अब उसे अगर टिकट मिली तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे संबंधित है कि भाई टिकट लेने गया और टिकट मिली, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वरुण वेंट टू द टिकट काउंटर एंड बॉट टिकट और टिकट्स। ठीक है, मतलब कि टिकट काउंटर पे गया और टिकट खरीदा, बट टिकट काउंटर पे गया पर टिकट नहीं मिली। तो अब इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला, पर, क्योंकि गया है कुछ काम के लिए और हुआ उसका उल्टा है, तो हम क्या कहेंगे, वरुण वेंट टू द टिकट काउंटर बट डिड नॉट गेट एनी टिकट। वरुण टिकट काउंटर पर गया, वरुण टिकट काउंटर पे गया पर उसे टिकट नहीं मिली। तो इस तरीके का जब सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, विरोधाभास में, अगर जब हमें मेंशन करना है, इंडिकेट करना है, बात करना है, तब हम क्या करते हैं, बट का यूज करते हैं।
इज ज्योति एट होम और इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में हमने और का यूज किए। क्यों और का यूज किए? क्योंकि क्या ज्योति घर पर है या पार्क में है? अब घर पे भी है और पार्क में भी है एट द सेम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दो में से कोई भी एक ही जगह हो सकती है करके हमने बोले कि क्या ज्योति घर में है या पार्क में है। तो यहाँ पे हम या बोलना है, मतलब कि और, तो दो में से कोई भी एक ही चीज संभव है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड और। आइदर यू गो और आई विल। अब इस सेंटेंस में देखिए मैंने आइदर और का यूज किया, ये वाला जो है आइदर और मैंने इसका यूज किया हूं, पर इसमें क्या हुआ है देखिए, मैंने क्या बोला, आइदर यू गो और आई विल, मतलब एक तो आप जाओ या फिर मैं जाऊंगा, दोनों नहीं जाएंगे, दो में से एक जाएगा, आइदर यू और आई। तो यहाँ पे आइदर और के बीच में वर्ड्स भी आए हैं। आइदर के बाद यू आया, उसके बाद में फिर यू गो आया, उसके बाद फिर और आया, फिर बाकी के वर्ड्स फिर दूसरी कंडीशन में। तो इस यूज भी इस तरीके से यूज होता है। इसी को मैं नाइदर नॉर के हिसाब से अगर यूज करता हूं, नाइदर यू गो नॉर आई विल, आप भी मत जाओ मैं भी नहीं जाता। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का अगर हम तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो विल गो, मतलब सिर्फ आप नहीं जाओगे मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मतलब कि दोनों के दोनों जाएंगे। इस तरीके से जब यूज करना है तो हम ये तीनों को यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये एग्जांपल्स स्टैंडर्ड 8 की जो बुक है कॉर्डोवा पब्लिकेशंस की ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश, उस बुक के ये सब एग्जांपल्स है। इट वाज वेरी डार्क आउटसाइड, आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो विरोधाभास है करके कि यहाँ आएगा बट इट वाज वेरी डार्क आउटसाइड बट आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड। बाहर बहुत अंधेरा था पर मैं नहीं डरा। और मान लो मैं डर गया तो वो रीजन, मतलब वो क्या बता रहा है, उसका इंपैक्ट बता रहा है। तो मैं यूज करता इट वाज वेरी डार्क आउटसाइड देयरफॉर आई गॉट स्केयर्ड, बट यहाँ पे बोला है आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड, और करके यहाँ यूज करेंगे हम बट। He went to the doctor, वो डॉक्टर के पास गया, he was unwell। दूसरा रीजन, दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है, वो दोनों एक दूसरे से रीजन, मतलब पहला सेंटेंस दूसरे का क्या है, परिणाम है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था, मीन्स यहाँ पे आएगा बिकॉज, क्योंकि। he worked hard therefore he did well in exam। उसने बहुत मेहनत किया, परिणाम क्या हुआ, उसने एग्जाम में बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे आएगा he worked hard therefore he did well in exams। और एक एग्जांपल है she is famous she is humble। वो फेमस है। अब फेमस है तो एक तरीके से आता है कि फेमस है मतलब कि वो हम्बल नहीं होगी, विनम्र नहीं होगी, पर वो भले ही वो फेमस है पर वो हम्बल है। तो इसमें हमने यूज करेंगे हम ऑल्दो। अब और एक एग्जांपल है जो बी है कंजंक्शंस में, यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक यू गो टू देहरादून, फिलिंग द ब्लैंक लद्दाख फॉर योर हॉलीडे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, हम यूज करेंगे यहाँ पे आइदर यू गो टू देहरादून और लद्दाख फॉर योर बर्थडे। आप अपने जन्मदिन पर या तो देहरादून जाओ या फिर लद्दाख जाओ, दोनों जगह जा नहीं सकते हम, करके यहाँ पे एक जगह जा सकते हैं करके हम यूज करेंगे आइदर और। इस सेंटेंस में ऑप्शंस में आइदर और लिखा है करके हम आइदर और यूज कर रहे हैं। नाइदर नॉर भी अगर लगाना चाहे तो लगा सकते थे, मतलब आप एक को दोनों जगह मत जाओ। सेकेंड सेंटेंस है शी वरीज फिलिंग द ब्लैंक अबाउट हर फैमिली, फिलिंग द ब्लैंक अबाउट द पुअर एंड नीडी। तो इसमें क्या आएगा, वो सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में ही चिंता नहीं करती बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भी चिंता करती है, मतलब कि चिंतित है। तो यहाँ पे दोनों के लिए उसकी सिंपैथी है, उसकी चिंता है करके हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। थर्ड एग्जांपल, शी वाज लेट शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। वो लेट है हुई, वो स्कूल पहुंची। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो लेट हुई तो स्कूल समय पे नहीं पहुंची, ऐसा होना चाहिए। पर क्या लिखा है, वो लेट हुई पर वो स्कूल समय पे पहुंची। इसका मतलब है कि वो भले ही लेट हुई पर वो फिर भी सही समय पर स्कूल पहुंची करके आएगा। स्टार्टिंग में आएगा ऑल्दो और फिर आएगा येट। ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी या भले ही, और येट का मतलब होता है फिर भी। लास्ट सेंटेंस है फिलिंग द ब्लैंक सोनिया फिलिंग द ब्लैंक तानिया लाइक रीडिंग, मतलब कि दोनों को पढ़ना पसंद है, सोनिया को भी और तानिया को भी, करके यहाँ पे दोनों है, दोनों को जोड़ना है करके हम लिखेंगे बोथ सोनिया एंड तानिया लाइक रीडिंग। सोनिया और तानिया दोनों को पढ़ना पसंद है। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज बनेगी।
पेज नंबर ये जो है 27 पेज नंबर पर जो एक्सरसाइज है वो, तो ये उसके आंसर्स बनेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश के जो आंसर्स है वो आप लिख सकते हैं। और ये आई होप आपको कंजंक्शंस की पूरी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होंगी ये वीडियो देखने के बाद, कि किस तरीके से ये यूज होते हैं सेंटेंस से आपको समझ में भी आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंजंक्शंस है मतलब वी आर, वी अवियर या जॉइनिंग वर्ड्स, उसकी एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी, क्लियर भी हो गई होंगी। और उसके जो 3 प्रकार है या 3 काइंड्स है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये तीनों भी समझ में आ गए होंगे। उनके अंदर जो कंजंक्शंस शामिल है या इंक्लूडेड है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप अगर आपको ये अच्छे से अगर समझा है, और अगर अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा जो चैनल है आरडीएल सर चैनल, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियोस है इंग्लिश ग्रामर और बाकी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।